वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी तक हम क्लासेस, मेंबर फंक्शंस, डेटा, पब्लिक प्राइवेट के बारे में आगाही हासिल कर चुके हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं और कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने इनहेरिटेंस के बारे में भी लिया था। अब हम आज की जो डिस्कशन है इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे। Before going towards operator overloading, let's just look at an example. ये एक क्लास है, मनी क्लास, जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। We have been implementing these kind of examples already in our previous settings. अगर आप इस मनी क्लास को देखें तो इसके अंदर हमने ये फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया है ऐड का और इक्वल का। ये ऐड और इक्वल वही फंक्शंस हैं। इक्वल का फंक्शन हमने पहले भी देखा ऐड के बारे में भी, कि जो ऐड का फंक्शन है वो दो मनी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एडिशन कर सकता है, राइट। सो यू आर पासिंग दिस ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप मनी, two objects of type money, and we supposedly are going to add up these objects. ज़ाहिर है ऐड अप करने का मतलब ये है कि हम इनके डेटा मेंबर्स को ऐड कर रहे होंगे। इसी तरीके से आप दो मनी ऑब्जेक्ट्स पास करके ये चेक कर सकते हैं कि आया वो आपस में बराबर हैं या नहीं। अगेन इनको चेक करने का मतलब कि ये वो बराबर हैं या नहीं, इनको चेक करने का मतलब यही है कि हम इनके डेटा मेंबर को चेक करें। ओके, और डेटा मेंबर जो है वो इस केस में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग दिस वन डेटा मेंबर विच इज़ प्राइवेट, दैट इज़ ऑल सेंस। सो द मनी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑल सेंस इन दिस केस। ओके, उसके बाद हमें तीन कंस्ट्रक्टर नज़र आ रहे हैं मनी क्लास के। एक कंस्ट्रक्टर जो डॉलर्स और सेंट्स को अलग अलग लेता है, ज़ाहिर है ये भी इसको डॉलर्स और सेंट्स को ऑल सेंट्स में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। फिर एक कंस्ट्रक्टर है जो सिर्फ डॉलर्स लेता है और एक कंस्ट्रक्टर है जो कि एम्प्टी है, जो जिसे हम आमतौर पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। अगर ये ऊपर के कंस्ट्रक्टर ना स्पेसिफाई किए गए हों तो ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर खुद सप्लाई कर देता है। लेकिन अगर हमने ये कंस्ट्रक्टर्स लिखे हुए हैं तो इस केस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एम्प्टी पैरामीटर्स के साथ कंपाइलर सप्लाई नहीं करेगा, हमें उसे एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है। उसके बाद गेट वैल्यू एक गेटर फंक्शन है। वैल्यू जो है वो इसके ज़रिए में नज़र आ रहे हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। अभी हम आगे चल कर देखते हैं कि इनपुट फंक्शन ज़ाहिर है जब हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करना चाहते हैं तो इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और जब उनको प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। Okay, then this the signature of this function, which is not a friend function, it is declared outside the class digit to int, जो कि digit को integer में convert करने के लिए इस्तेमाल होता है। We will use this. Okay. Before looking at the implementation of the member functions and constructor, we see what are we doing in the main. हमने money type के तीन objects declare किए, your amount, my amount and r amount. इफ़ यू सी तो योर अमाउंट जो है उसको हमने कुछ भी नहीं दिया, दैट मीन्स इस केस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आर अमाउंट के केस में भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद एम्प्टी पैरामीटर्स कॉल होगा, जबकि माई अमाउंट के केस में आप वो कंस्ट्रक्टर का ओवरलोड कॉल कर रहे हैं जो कि दो मेंबर्स लेता है, एक डॉलर्स और एक सेंट्स, राइट। सो दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड फॉर दैट केस, सॉरी दिस कंस्ट्रक्टर, राइट। ओके, सो नाउ अब चूँकि हमने योर अमाउंट और आर अमाउंट के अंदर कोई चीज़ एंटर नहीं की, तो एंटर एन अमाउंट ऑफ मनी, तो हम योर अमाउंट डॉट इनपुट कॉल करते हैं और इसको हमने ऑब्जेक्ट पास किया है इनपुट स्ट्रीम का। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसका क्या मतलब है। एंड फिर उसके बाद आप इसी को प्रिंट आउट भी कर देते हैं, योर अमाउंट इज़ योर अमाउंट डॉट आउटपुट। इसमें आप आउटपुट स्ट्रीम पास करते हैं। हम अभी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट फंक्शंस किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड हैं। और फिर माई अमाउंट को भी आप आउटपुट कर देते हैं, और फिर आप एक फ्रंट फंक्शन है जिसके ज़रिए चेक करते हैं कि क्या योर अमाउंट और माई अमाउंट आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो आप एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, वी हैव द सेम अमाउंट, वरना आप प्रिंट कर देते हैं वन ऑफ अस इज़ रिचर। उसके बाद आप क्या करते हैं, आर अमाउंट इज़ इक्वल टू ऐड योर अमाउंट माई अमाउंट। तो आप दूसरा फ्रेंड फंक्शन कॉल करते हैं जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को लेकर उनको ऐड अप कर सकता है। योर अमाउंट और माई अमाउंट को ऐड करते हैं और आर अमाउंट को असाइन कर देते हैं, राइट। सो योर अमाउंट डॉट आउटपुट पर आप जो है योर अमाउंट डॉट आउटपुट,
और माई अमाउंट डॉट आउटपुट करते हैं, दरमियान में आप एडिशन डालते हैं और उसके बाद आप प्रिंट कर देते हैं आर अमाउंट। सो अभी हम देखते हैं इसकी आउटपुट को, अगर हम देखें तो वी विल गेट द आइडिया, बेटर आइडिया, कि सबसे पहले तो एंटर एन अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा, इस केस में जो हमें मनी की एंटर करनी है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक 12.23। हम डॉलर्स साइन पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर डॉलर्स और सेंट दोनों लिखते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर आप देखें तो सबसे पहले इसने योर अमाउंट को प्रिंट किया विच इज़ $12.23, then my amount is $10.09. Why $10.09? Because this has been initialized with this $10.09 using the constructor with two parameters. Then my amount के बाद one of us is richer, because दोनों amounts equal नहीं हैं, तो दूसरा message print हुआ one of us is richer, and then it printed your amount plus my amount, and then it says that it is equal to this much. दोनों को ऐड करके उसने उसका रिजल्ट बता दिया। सो अब हम इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। कंस्ट्रक्टर जो दो पैरामीटर्स ले रहा है, दिस इज़ द सेम कंस्ट्रक्टर दैट वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग, राइट। आप इसको डॉलर्स देते हैं और सेंट देते हैं, ठीक है। ये पहले चेक करता है इफ़ डॉलर्स डॉट सेंट, डॉलर्स और सेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करें, अगर वो माइनस है तो आप प्रिंट कर देते हैं इलीगल वैल्यूज़ फॉर डॉलर्स एंड सेंट्स, राइट। ऐसा किस केस में होगा? ऐसा उस केस में होगा जब डॉलर्स और सेंट दोनों के अंदर जो है डिफरेंट साइन इस्तेमाल किए गए हैं। मिसाल के तौर पे आपने डॉलर्स को पॉजिटिव और सेंट्स को नेगेटिव दे दिया है, राइट। सो उस सूरत में दिस विल बी एन इलीगल एंट्री, या तो पूरी अमाउंट नेगेटिव होगी या पूरी अमाउंट पॉजिटिव होगी। सो दिस इज़ जस्ट अ लिटिल चेक दैट यू सी whether the amount entered is properly entered or not. अच्छा, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे? डॉलर्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें सेंट ऐड करेंगे, राइट। मिसाल के तौर पे अगर हम $10, अगर हमारे पास लाइक $10 और 12 सेंट है, तो ये सेंट्स में किसके बराबर होंगे? 10 ज़रब 100 जमा 12 के, राइट। बिकॉज डॉलर्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सेंट्स बन जाएंगे, और इन टोटल हम ये कह सकेंगे कि ये 1012 सेंट्स हैं। 1012 सेंट्स, यस, 1012 सेंट्स आर दीज। ओके, उसके बाद आपके पास मनी का दूसरा कंस्ट्रक्टर है जो कि एक पैरामीटर लेता है। उस सूरत में आपके पास सेंट्स नहीं है, आप डॉलर्स को सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और तीसरा केस है जब आपके पास एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, उस केस में आप ऑल सेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अगेन दिस इज़ योर चॉइस वेदर यू आर गोइंग टू डू इट और नॉट। गेट वैल्यू सिंपली सेंट्स की वैल्यू रिटर्न कर देता है। सेंट्स की वैल्यू कैसे रिटर्न करता है? इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज इफ़ वी हैव 1012 सेंट्स, ज़ाहिर है हमें डॉलर्स रिटर्न करने हैं, तो ये डॉलर्स किसके बराबर होंगे? जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो ये आपको देगा 10.12, राइट। सो दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड इट विद 0.01. Okay, now we see the friend functions that we have implemented. One is the add and the other is equal. तो जो इक्वल है वो तो सिंपली ये चेक करता है कि अमाउंट 1 डॉट ऑल सेंट्स अगर बराबर हैं अमाउंट 2 डॉट ऑल सेंट्स के, तो आप रिटर्न करते हैं इसको। दिस मीन्स कि अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली रिटर्निंग अ बुलियन, राइट। सो यू सी के अमाउंट्स को की ऑब्जेक्ट्स की इक्वलिटी चेक करने का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को इक्वलिटी पे चेक कर रहे होंगे, आप उनके डेटा मेंबर को ही चेक कर रहे होंगे। सो यहाँ आप इस मेथड के अंदर आके आप अमाउंट 1 डॉट ऑल सेंट्स और अमाउंट 2 डॉट ऑल सेंट्स को कंपेयर करते हैं। अगर वो बराबर हैं तो आप ट्रू रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो आप फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सो हियर यू आर बेसिकली डूइंग दिस, राइट। सो यहाँ आप इस मेथड को देखते हैं। This is where you see that if equal,
यहाँ अब आपके पास या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा तो आप प्रिंट कर देंगे वी हैव द सेम अमाउंट, एल्स यू विल बी प्रिंटिंग आर वन ऑफ अस इज रिचर एज यू सी हियर इन दिस केस बिकॉज बोथ अमाउंट्स वर डिफरेंट, सो यू प्रिंटेड वन ऑफ अस इज रिचर। सिमिलरली अगर आप ऐड को देखें तो आप ऐड मेथड को भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ऐड मेथड जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स ले रहा है मनी टाइप के, योर अमाउंट और माई अमाउंट के नाम से, और ये रिटर्न भी हमें एक ऑब्जेक्ट ही कर रहा है मनी टाइप का, जिसके अंदर सम होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऑल सेंस डेटा मेंबर का। सो यहाँ आप क्या करते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट लेते हैं मनी टाइप का जिसको आप टेम्प के नाम से डिक्लेयर कर लेते हैं। फिर आप कहते हैं temp डॉट ऑल सेंट्स इज इक्वल टू अमाउंट 1 डॉट ऑल सेंट्स प्लस अमाउंट 2 डॉट ऑल सेंट्स। तो आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऑल सेंट्स को ऐड किया और एक तीसरा ऑब्जेक्ट जो कि temp के नाम से आपने लिया उसके ऑल सेंट्स को असाइन किया और आपने फिर temp को रिटर्न कर दिया। हमने ऐसा ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे और डिक्लेयर क्यों किया, बिकॉज we are promising that this will be adding up two objects and will be returning the object of the same type containing the sum of both objects, and in actual obviously हम objects को add नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके data member ही को add कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, we decide that what we will be doing here। so आप यहाँ से temp को return कर देते हैं which is basically containing the sum of cents of both objects that you pass to the add method। और आप ये जानते हैं कि जो ऐड मेथड है या इक्वल मेथड है ये दोनों फ्रेंड फंक्शंस हैं। फ्रेंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि प्राइवेट डेटा मेंबर जो है किसी क्लास के उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो यू हैव टू हैव दी मेंबर फंक्शंस। आपके जो मेथड्स होंगे वो या तो मेंबर होंगे उस क्लास के या फिर एटलीस्ट उन्हें फ्रेंड होना होगा। अगर वो मेंबर भी नहीं है फ्रेंड भी नहीं है तो फिर आप उन्हें प्राइवेट डेटा मेंबर को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। और हमने ये भी कहा था कि हम मेंबर फंक्शन की बजाय फ्रेंड फंक्शन कब बनाते हैं, जब हमें आमतौर पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना होता है और हम इस आर्बिट्रेशन में नहीं पढ़ना चाहते कि कौन कॉलर होगा और कौन एज पैरामीटर पास किया जाएगा। सो यहाँ से जब आप ऐड करते हैं तो योर अमाउंट माई अमाउंट के सेंट्स ऐड होते हैं और एक थर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्टोर होते हैं और वो ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ आर अमाउंट के अंदर आप इसको असाइन कर देते हैं, राइट। सो द आर अमाउंट कंटेन्स दिस टेम्प नाउ, राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑब्वियसली वी नीड टू सी इज़ कि जब हम इनपुट करते हैं और आउटपुट करते हैं ये दो मैथड्स किस तरीके से काम करते हैं। सो वी सी द इनपुट फर्स्ट, ठीक है। आपने जब इसने हमसे कहा कि एंटर एन अमाउंट ऑफ मनी, तो मैंने यहाँ पे $साइन 12.23 एंटर किया। अब आप जानते हैं कि अगर आप 12.23 एंटर करें वो तो न्यूमेरिक टाइप हो सकती है, लाइक आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या लॉन्ग के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले $साइन डाल रहे हैं तो इट डजंट रियली रिमेन अ न्यूमेरिक डेटा। सो इसका मतलब है कि हमें इसे कैरेक्टर लेवल पे हैंडल करना पड़ेगा, इसमें से चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये जो इनपुट मैथड है ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ हमने डिक्लेयर किया कैरेक्टर 1 कैरेक्टर, डेसिमल पॉइंट, डिजिट 1, डिजिट 2, हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और वो चारों वेरिएबल्स जो हैं कैरेक्टर टाइप के हैं। एक का नाम 1 का कैरेक्टर, डेसिमल पॉइंट, फिर डिजिट 1, फिर डिजिट 2, राइट। सो बेसिकली हम कर क्या रहे होंगे कि पहला कैरेक्टर जो होगा वो ये रीड करेंगे, दूसरा हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ये डेसिमल पॉइंट होगा और उसके बाद ये जो डेसिमल के बाद हम मैक्सिमम 2 डिजिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनपुट में। सो एक डिजिट डिजिट 1 में चला जाएगा और दूसरा डिजिट डिजिट 2 में चला जाएगा। ऑल्दो हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसको कंप्लीट एक नंबर के तौर पे क्यों नहीं ले लिया जाता, लेकिन आमतौर पे C++ के कंपाइलर्स के अंदर बिहेवियर में थोड़ा फ़र्क होता है। जब यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर मैं 2-3 की बजाय 0-3 एंटर करूँ तो वो 0-3 को कंबाइन किस सेंस में लेगा, इट विल बिकम अ लिटिल डिफरेंट। दैट्स व्हाई इट इज़ ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर हियर फॉर सेफ्टी। फिर हमने एक वेरिएबल लिया $, तो बेसिकली $, वो होगा जो ये टेकन एज अ नंबर आउट ऑफ हियर फॉर एग्जांपल, राइट, एंड देन सेंट्स एंड देन असाइन नेगेटिव बिकॉज इट इज़ पॉसिबल कि हम यू भी एंटर कर सकें, सो दैट विल आल्सो बी टेकन। सो आप इनपुट स्ट्रीम में देखें तो पहले आप एक कैरेक्टर रीड करते हैं, वन कैरेक्टर, दिस इज बेसिकली डिक्लेयर्ड एज अ कैरेक्टर हियर। सो इन आर केस हमने चूँकि यहाँ $, पहला कैरेक्टर लिखा हुआ है तो इसके अंदर 1 कैरेक्टर के अंदर 1 4 के अंदर $आ जाएगा, ठीक है।
फिर हम चेक करते हैं इफ़ वन चार इज़ इक्वल टू नेगेटिव, यानी अगर हमने नेगेटिव नंबर एंटर किया है तो ये कंडीशन उस सूरत में काम करेगी। अब चूँकि हमने नेगेटिव नंबर एंटर नहीं किया तो ये कंडीशन स्किप हो जाएगी, राइट। और हम नेगेटिव को फॉल्स कर देंगे। नेगेटिव इज़ अ फ्लैग बूलियन टाइप, सो हम इसको फॉल्स कर देंगे। सो अभी तक हमने सिर्फ एक कैरेक्टर रीड किया है 1 4 के अंदर, एंड दैट इज़ दिस डॉलर साइन, एंड आर नंबर इज़ नॉट नेगेटिव, सो द फ्लैग इज़ फॉल्स। फिर आप क्या करते हैं कि आप नेक्स्ट चीज़ें रीड करते हैं। डॉलर के बाद आगे जो भी चीज़ है दैट विल बी रेड एज अ नंबर, सो 1 2 विल बी रेड एज number in the dollars. Then there is a decimal point, right? This will be read in a character, and then there is a digit 2 which will be read as a character, digit 1, और फिर एक और digit है 3 which will be again read as a character in digit 2, right? So अब हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? This is simple formatting check. What it says is if 1 4 is not equal to dollar, or decimal point is not equal to dot, or a digit 1 is not a digit, or digit 2 is not a digit, ये बेसिकली ये जो आपको इस डिजिट का फंक्शन नज़र आ रहा है, ये C++ का एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि आई थिंक CSTT लिब में डिफाइंड है प्रॉब्ली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बेसिकली चेक करता है कि जो आपने कैरेक्टर एंटर किया है या कि ये क्या कोई डिजिट है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे 12.AB एंटर कर दें तो दैट विल नॉट बी, AB विल नॉट बी दी वैलिड डिजिट्स। सो इट इज़ जस्ट चेकिंग दैट whether the characters that are being read in these character type variables digit 1 and digit 2 are actually digits or not. तो अगर यहाँ फॉर्मेटिंग एरर होगा तो आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एरर इलीगल फॉर्म फॉर मनी इनपुट, एंड यू विल एग्जिट। एग्जिट इज अ सिस्टम कॉल जो कि बेसिकली इस प्रोग्राम से आपको एग्जिट कर देगी, राइट। अदरवाइज आप क्या करेंगे, सेंट इज इक्वल टू डिजिट टू इंट डिजिट 1 इंटू 10 प्लस डिजिट टू इंट डिजिट 2, ठीक है। आप बेसिकली जो फर्स्ट डिजिट होगा चूँकि वो 10th सिग्निफिकेंस रखता है, सो आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इन 2 3 दिस इज़ एट द 10th प्लेस एंड दिस इज़ एट द यूनिट प्लेस, राइट। सो ये ज़ाहिर है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 2 जो होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। सो आप डिजिट को डिजिट टू इंट के ज़रिए कन्वर्ट करते हैं डिजिट के अंदर, बिकॉज बेसिकली डिजिट 1 इज़ अ कैरेक्टर एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट टू द नंबर, राइट। एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद 10 and then you simply convert this to number integer, and you can multiply it with 1, but you don't really need to because it doesn't really make any difference. And then you say that all cents is equal to dollars into 100 plus cents like you did before. और अगर आपने नेगेटिव साइन भी एंटर किया था तो नेगेटिव ट्रू होगा, उस सूरत में आप ऑल सेंट्स को सिंपली नेगेटिव ऑल सेंट्स कर देंगे, राइट। अब हम एक एग्जांपल में ये करके देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एंटर करें तो क्या होगा। सो मिसाल के तौर पे इफ़ आई डू इट लाइक दिस डॉलर 12.33, राइट। सो यू सी दैट दिस इज़ टेकन एज प्रॉपरली, योर अमाउंट इज़ माइनस, सो माइनस मैटर्स, सो इट इज़ टेकन केयर ऑफ हियर ऑब्वियसली। ओके, सो नेक्स्ट इज़ द आउटपुट, कि जब हम इनको प्रिंट करते हैं, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट आउटपुट कॉल करते हैं, आउटपुट स्ट्रीम के ज़रिए हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं। ऊपर हमने कुछ डेक्लरेशंस कर दी हैं, पॉजिटिव सेंट्स, डॉलर्स, सेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने पॉजिटिव सेंट्स को लिया, हम नंबर्स नेगेटिव है या पॉजिटिव, हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो एल एप्स जो है बेसिकली वो लॉन्ग टाइप को की एब्सोलूट वैल्यू लेता है। सो दैट मीन्स कि अगर सेंट्स जो हैं वो नेगेटिव भी हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड ली जाएगी विच विल बी पॉजिटिव। मिसाल के तौर पे अगर माइनस 125.3 सेंट्स हैं, सॉरी माइनस 125 सेंट्स हैं, तो वो सिंपली 125 रह जाएंगे, बिकॉज यू विल बी टेकिंग द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ दैट। फिर डॉलर्स किसके बराबर होंगे, पॉजिटिव सेंट्स डिवाइडेड बाय 100। आपको पता है कि आप उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ डॉलर्स। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 125 सेंट्स हैं तो आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 1, कोशेंट विल बी 1, राइट। और सिमिलरली इसी का रिमाइंडर अगर आप लेंगे 125 को आप
100 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 25. सो दैट मीन्स इट विल बी $1.25. So this is what you're doing here. Then you see if all cents is less than 0, कि बेसिकली जो सेंट्स की ओरिजिनल वैल्यू थी अगर वो नेगेटिव थी तो आप आउटपुट में क्या करेंगे $- और फिर डॉलर्स प्रिंट कर देंगे. डॉलर्स के बाद आप डॉट प्रिंट करेंगे और अगर वो नेगेटिव नहीं थी तो आप सिंपली $साइन और डॉलर्स और डॉट प्रिंट कर देंगे. और फिर आप सेंट्स को देखेंगे. अगर आपके सेंट्स जो हैं वो 10 से कम हैं तो फिर आप पहले ज़ीरो प्रिंट करेंगे और फिर सेंट्स प्रिंट करेंगे. मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 105 सेंट हैं तो 105 सेंट को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 5. अब आपके पास $1 और 5 सेंट हैं. जब आप 5 सेंट को प्रिंट करेंगे तो वो $1 और 1.5 के तौर पे प्रिंट हो जाएगा या वट एवर दैट इज़ राइट. सो अब बेसिकली आपको 0.5 प्रिंट करना है बिकॉज आप दो लेवल पे प्रिसीजन ले रहे हैं. सो अगर आपके पास नंबर ऑफ सेंट्स 10 से कम है तो आप पहले 0 प्रिंट करेंगे फिर आप 5 प्रिंट करेंगे या वट एवर दैट इज़. लेकिन अगर वो 10 या 10 से ज़्यादा है तो फिर ऑलरेडी वो 2 डिजिट्स हैं फिर आपको 0 प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होगी. सो दिस इज़ जस्ट अ बिट ऑफ फॉर्मेटिंग दैट इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ इन दिस इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन. और फिर ये आपका जो डिजिट टू इंट है ये कन्वेंशनली वही काम कर रहा है जो हम पहले भी देख चुके हैं कि बेसिकली कैरेक्टर को इंटीजर में कास्ट करता है. एंड द टाइप ऑफ कास्ट दैट वी यूज इज स्टैटिक कास्ट. वी डोंट गो इनटू द डिटेल ऑफ टाइप्स ऑफ कास्टिंग सपोर्टेड इन C++ फॉर द मोमेंट. वी जस्ट सिंपली नो दैट इट सिंपली कास्ट्स द कैरेक्टर टू इंटीजर. अच्छा, लेकिन हम इसको सादा यहाँ पे नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि इसके अंदर से कुछ माइनस भी कर रहे हैं. सो बेसिकली आपको पता है कि जो लाइक अगर हम एक नंबर की बात करें, इंटीजर की बात करें, वन की बात करें तो 1 के पीछे एक एस्की वैल्यू काम कर रही है. ठीक है, अब वो एस्की वैल्यू जो होगी 1 की एस्की वैल्यू 1 नहीं होती. सो व्हाट वी डू इज़ कि हम 0 की एस्की वैल्यू जो है उसमें से माइनस कर देते हैं. मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें अगर 0 की एस्की वैल्यू 15 है तो 1 की एस्की वैल्यू 16 होगी. तो इट विल बी 16 - 15 1 राइट. सो आप इनिशियल एस्की वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिजिट जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टू गेट द एक्चुअल इंटीजर अगेंस्ट दैट एस्की वैल्यू. सो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस देखी. फ्रेंड फंक्शंस को हमने कंसोलिडेट किया. यहाँ पे 2 फ्रेंड फंक्शंस हमने डिक्लेयर किए थे, एक ऐड और एक इक्वल. और उसके बाद हमने देखा कि इनपुट और आउटपुट के अंदर हम स्ट्रीम्स को पास करके किस तरीके से फाइन ग्रेन्ड हैंडलिंग कर रहे हैं इनपुट की और किस तरीके से प्रिंट आउट कर रहे हैं चीज़ों को कंसोल पे एज़ वी नीड टू. अच्छा, अब यहाँ पे जो हम ये बात कह रहे थे, हमने पहले भी एग्जांपल देखी है कि जब आप इनपुट और आउटपुट को ये स्ट्रीम्स पास कर रहे होते हैं तो बज़ाहिर हमें इन स्ट्रीम्स को पास करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर अवेलेबल इन दी प्रोग्राम, दे आर पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड नेम स्पेस. सो अगर आप डायरेक्टली सी इन और सी आउट का इस्तेमाल कर लें इंस्टेड ऑफ दिस कि आप आई स्ट्रीम रेफरेंस से पास करें और उसका एक रेफरेंस पास करें INS के नाम से या आउट्स के नाम से पास करें आप उसे रेफरेंस को. तो इसके बगैर भी अगर आप सी इन और सी आउट का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज़ ऑल राइट. बट शॉर्टली वी विल बी डीलिंग विद दी फाइल स्ट्रीम्स. So we will be reading the data from the file and we will be writing the data of the file. So we will see that passing these streams is a little more useful. Okay, so we move on to our first example of operators overloading. So this is our first example of operator overloading. Many of the things of the money class are the same that we have already seen. इस सूरत में हमने सिंपली ये किया है, बाकी अगर आप क्लास देखेंगे तो बिल्कुल वही है. गेट वैल्यू, इनपुट, आउटपुट और उसके बाद एक और चीज़ कि अगर आप जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपको लगता है कि उसने तब्दील नहीं होना तो फिर बेहतर ये होता है कि आप उनको कॉन्स्टेंट्स के तौर पे पास करते हैं. कॉन्स्टेंट्स के तौर पे पास करने का मानी जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. हम फंक्शंस को जब पैरामीटर्स पास करते थे तो जिस चीज़ को हमें श्योर है कि हमें तब्दील नहीं करना हम उसके शुरू में कॉन्स्ट का कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं. दैट मेक्स श्योर कि अगर इसको एक्सीडेंटली भी तब्दील किया जा रहा तो कंपाइलर आपको एक एरर दे देगा कि ये जो है आपने इसको कांस्टेंट के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है. सो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी चेंजिंग इट.
और अगर यही फंक्शंस आगे किसी ऐसे मेथड को फिर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको इंश्योर करना होगा। मिसाल के तौर पे गेट वैल्यू, अगर आप गेट वैल्यू को कहीं किसी ऐसे फ्रंट फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आपने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, तो फिर आपको इसके आगे भी यहाँ पे कांस्टेंट लिख देना चाहिए, अदरवाइज कंपाइलर आपको यहाँ पे भी एरर देगा। ओके, this is the aside, but the main concept that we will see in this example is that we have overloaded the operator. Now what we were doing previously was कि हम add अगर करना है तो हम दो objects जो हैं मनी क्लास के उनको इस तरीके से ऐड कर सकते थे। हम ऐड के नाम से हमने एक मेथड बनाया और उसको दो ऑब्जेक्ट्स पास कर दिए, सो उसने उनको ऐड कर दिया और जनरली इट वाज रिटर्निंग द थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप, सो यू आर राइटिंग इट लाइक दिस। बट यू नो कि बाइनरी ऑपरेटर के तौर पे अगर हम ऐड के बारे में बात करें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जैसे दो वेरिएबल्स को ऐड कर लेते हैं, तो अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के दरमियान भी एडिशन कर सकें, क्योंकि इंट्यूटिवली करते तो हम यही हैं कि हम उनके डेटा मेंबर्स को ही ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स तो ऐड हो नहीं सकते। सो विल इट बी पॉसिबल कि हम यूँ लिख सकें obj object 3 is equal to object 1 plus object 2, right? So what if we are able to write it like this? अगर हम इसको ज़्यादा कन्वीनियंट अंदाज में यूँ लिख सकें, this is what operator overloading facilitates for us. So this is what we don't want and this is what we do want, right? हम चाहते हैं कि ये हो पाए ना कि ये। सो इस तरीके से लिखने के लिए ज़रूरी है कि हमें मालूम है कि जनरल जो एडिशन का ऑपरेटर है वो नंबर्स को ऐड कर सकता है, किसी भी टाइप के नंबर्स को ऐड कर सकता है। इट्स अ बाइनरी ऑपरेटर विच एड्स अप टू नंबर्स। वो न्यूमेरिक सादा होल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकते हैं, बट इट ऑब्वियसली कैन नॉट ऐड ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम हम कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को असल में ऐड नहीं करना चाहते, हम उनके डेटा मेंबर्स को ही ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हम लिखना यूँ चाहते हैं, तो उस सूरत में जैसे हम फंक्शंस को ओवरलोड कर लेते हैं, हम ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो अब हम एडिशन ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, यानी एडिशन ऑपरेटर के अनकन्वेंशनल मीनिंग्स डिफाइन करने जा रहे हैं। आमतौर पे तो जब भी आप एडिशन ऑपरेटर लिखते हैं, कंपाइलर को पता होता है कि इसके लेफ्ट और राइट साइड पे जो ऑपरेंड्स हैं आपने उनको ऐड कर देना है। लेकिन अगर आप कंपाइलर से ये एक्सपेक्ट करें कि वो दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दे, तो ऑब्वियसली कंपाइलर आपको एरर दे देगा कि वो ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर सकता, वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही ऐड कर सकता है। तो हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं और इसको पर्टिकुलरली हैंडल कर सकते हैं कि इनको आपने ऐड कैसे करना है। बाकी जो इसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी होगी वो वही होगी जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ऐड जो है वो बेसिकली अमाउंट 1 और अमाउंट 2 के डेटा मेंबर जो हैं ऑल सेंड्स जो हैं उसको ऐसे सिंपली ऐड अप कर देगा। सो इसको करने के लिए आप करते हैं कि आपने वही फ्रंट फंक्शन डिक्लेयर किया। ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट फंक्शन ही हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है फ्रंट फंक्शन के बगैर भी हो सकती है, बट जनरली इट इज़ लाइक दिस। सो इट इज़ अ फ्रंट फंक्शन, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप मनी, and then instead of writing a conventional function name, जैसे add के नाम से आप एक फंक्शन बना सकते हैं, आप एक कीवर्ड लिखते हैं ऑपरेटर कि जी आप एक कन्वेंशनल फंक्शन नहीं बनाने जा रहे, बल्कि आप किसी ऑपरेटर का ओवरलोड क्रिएट करने जा रहे हैं, और फिर आगे वो आप पर्टिकुलर ऑपरेटर लिखते हैं जिसको आप ओवरलोड करने जा रहे हैं। सो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि हम एक फ्रंट फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जो मनी टाइप ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और बुनियादी तौर पर ये ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा है, और जिस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा है उसका नाम है प्लस। The rest of the things are the same, that it is taking as input two reference to two मनी टाइप ऑब्जेक्ट्स, अमाउंट 1 एंड अमाउंट 2, और आपने इनको कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर दिया। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इनकी वैल्यूज़ को तब्दील नहीं किया जा सकता, एंड यू आर पासिंग दीज बाय रेफरेंस। रेफरेंस के ज़रिए पास करने का मतलब क्या होता है, अगर आप इन्हें रेफरेंस के बगैर पास करेंगे, लाइक मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप जहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ से इसकी एक नई कॉपी बनेगी। अमाउंट 1 जो है वहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे होंगे उसकी एक अलग कॉपी अमाउंट 1 के नाम से बन जाएगी। सो द मेमोरी यूजेज विल गेट डबल्ड विद ईच ऑफ दीज कॉल्स। जबकि जब आप बाय रेफरेंस पास करेंगे उस सूरत में वही ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे है उसी का रेफरेंस पास कर दिया जाएगा, उसी की लोकेशन को हम एक्सेस कर रहे होंगे, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सो दैट्स व्हाई इन टर्म्स ऑफ मेमोरी इट इज़ एफिशिएंट टू यूज़ pass by reference, particularly when we are not going to modify it.
और हम इसको कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर देते हैं ताकि कंपाइलर को ये पता हो कि इनको तब्दील नहीं किया जा सकता. रेस्ट of the implementation, as I told you, is the same. So we go down and see the implementation of this. So you see it is 100% same. आपने एक temp object declare किया, आपने उसके all cents में amount 1 dot all cents plus amount 2 dot all cents किया और return temp कर दिया. The rest is pretty much the same. Okay, the second one is हम एक equality चेक कर रहे थे दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, हमने उसको भी ओवरलोड कर दिया. आप जानते हैं इक्वलिटी चेक करने के लिए हमारे पास ये डबल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. सी राइट. सो फ्रेंड, इट विल रिटर्न अ बूलियन because it tells us true or false. If both objects are equal, it returns true, otherwise false, and it is overloading an operator, and the name of the operator that is it is overloading is equal, right? And what it takes as input is two objects of type money. Again, चूँकि हमने इनको modify नहीं करना तो हमने इन्हें constant भी declare कर दिया, और instead of passing them by value, we are passing them by reference. That is much more efficient compared to passing by value, because the copying of the objects is not done in this case. And if you see the implementation of this friend function, which is overloading the equality operator, it simply does exactly the same thing that we were doing before. 100% same. Amount 1 dot all cents equal amount 2 dot all cents. अगर ये बराबर होंगे तो true return हो जाएगा, वरना false return हो जाएगा. There is absolutely nothing different in this class otherwise. So basically operator overloading का मतलब और मकसद क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको ये सहूलत देती है कि आप वो ऑपरेटर्स जिन्हें अदरवाइज़ आप ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे आप प्लस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स को, आप ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली इक्वलिटी में इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, तो आप उन ऑपरेटर्स के ओवरलोड क्रिएट करके ये काम कर सकते हैं. आपको जो पर्टिकुलर बिहेवियर इम्प्लीमेंट करना है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ज़रिए आप कर लेते हैं. सो अगर आप ऑपरेटर ओवरलोड नहीं करते तो you will be writing a function something like this which will be adding up for you. So operator overloading provides you this facility कि आप इस चीज़ को यूँ लिख सकते हैं. So, and you can do this with most of the operators available in C++, like plus, minus, subtraction, equality, division, and so on and so forth. Okay, so इस एग्जाम्पल में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ाया. आई विल सी मोर ऑपरेटर्स बीइंग ओवरलोडेड. सो इफ़ यू सी हियर, तो आपके पास प्लस ओवरलोडेड है, माइनस ओवरलोडेड है. दैट मीन्स कि आप दो ऑब्जेक्ट के दरमियान माइनस भी कर सकते हैं. और फिर उसके बाद आपके पास ये माइनस जो है इसका एक और ओवरलोड भी एग्जिस्ट करता है. आप जानते हैं कि माइनस जो है वो माइनस के तौर पे दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान भी इस्तेमाल हो सकता है, दो ऑपरेंड्स के दरमियान भी हो सकता है, और वो यूनरी ऑपरेटर भी है, यानी आप एक वैल्यू को नेगेटिव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे यहाँ अगर आप देखें तो आपने सिंपली एक ऑब्जेक्ट पास किया है, इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर जो वैल्यू है ऑल सेंट्स की उसको नेगेटिव करना चाहते हैं. तो आपके पास नेगेटिव जो है उसके दो ओवरलोड्स एग्जिस्ट करते हैं. बाकी इक्वल ऑपरेटर वही है, राइट, एंड रेस्ट ऑफ द क्लास इज प्रीटी मच द सेम, राइट. If we run this and see the example, so you see that आपने यहाँ पे cost टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, $1 और 50 सेंट आपने कॉस्ट डिक्लेयर की, और फ़र्ज़ करें उसके ऊपर आपने कुछ रिबेट लिया है, कुछ आपको कंसेशन मिली है 15 सेंट्स की. ठीक है, तो टोटल में आपने क्या किया, टोटल इज़ इक्वल टू कॉस्ट माइनस रिबेट. इसका मतलब ये है कि 1.50 में से 0.15 माइनस हो जाएगा. So that negative should be able to do that, and it tells that the total bill is 1.35, because 1.50 minus 0.15 is 1.35, right? And this is what is printing here, right? Cost print की, rebate print किया, और फिर total print भी किया. फिर इसने कहा कि if cost is equal to rebate. अब अगर आप यहाँ देखें तो आप ये ओवरलोडेड ऑपरेटर इस्तेमाल करें. कॉस्ट इज इक्वल टू रिबेट का मतलब क्या है कि कॉस्ट के अंदर जो अमाउंट है, कॉस्ट डॉट ऑल सेंट्स और रिबेट डॉट ऑल सेंट्स, अगर वो बराबर हैं तो इट्स अ हेवन ऑन अर्थ, बिकॉज नो वन गिव्स यू रिबेट इक्वल टू कॉस्ट. इसका मतलब ये कि कोई चीज़ आपको मुफ्त मिल गई. एल्स थिंग्स सीम्स नॉर्मल, क्योंकि आमतौर पर रिबेट जो होता है वो कॉस्ट से कम ही होता है या सिफर होता है. देयर इज़ नो रिबेट ऑन द थिंग्स, सो दैट्स ऑल्सो नॉर्मल, राइट. फिर आप सिंपली क्या करते हैं, यूनरी ऑपरेटर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए द नेगेटिव ऑफ कॉस्ट इज माइनस कॉस्ट डॉट गेट वैल्यू, राइट. द नेगेटिव ऑफ कॉस्ट इज
right? So the cost was actually 1.50 and you are simply printing, right, 1.50 as, right? अब आपने किया क्या है, बेसिकली कॉस्ट लिया ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर आपने यूनरी ऑपरेटर अप्लाई किया, इसने इस कॉस्ट की ऑल सेंट्स वेरिएबल को नेगेटिव कर दिया, और फिर जब आपने गेट वैल्यू किया तो आपको वो नेगेटिव वैल्यू मिल गई, राइट? यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव बाइनरी ऑपरेटर है, अमाउंट 1 डॉट ऑल सेंट्स माइनस अमाउंट 2 डॉट ऑल सेंट्स कर रहा है। यूनरी जो है वो सिंपली जो है वो अमाउंट डॉट ऑल सेंट्स जो है उसको नेगेटिव कर देता है, दैट्स इट। So plus is the same and equal is the same. The rest of the class is the same as before. So you can overload all these operators. There are some operators which cannot be overloaded or cannot be overloaded the way we overload these usual operators. These details are not being covered for the moment. You can check about them as you move on. Before looking at the next example, we will just see how we play with the file streams. अभी तक हम जो input output कर रहे हैं वो keyboard से हम input ले लेते हैं और screen के ऊपर, console के ऊपर हम उसको write कर देते हैं. So the input stream is basically in our case input stream का object cin इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और output stream का object cout इस्तेमाल कर रहे हैं. अच्छा, अब यही काम जो हम cin और cout जो अभी कर रहे हैं कि कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं इनपुट और स्क्रीन पर राइट कर रहे हैं आउटपुट, हम ये कर सकते हैं कि हम इनपुट जो है वो फाइल से रीड कर लें और आउटपुट भी जो है वो फाइल में राइट कर दें, राइट? सो टू डू दैट हमारे पास फाइल स्ट्रीम्स मौजूद हैं. सो वी हैव इंक्लूडेड एफ स्ट्रीम इन दिस केस इन एडिशन टू आईओ स्ट्रीम ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सीन और आईओ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट सीन और सी आउट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? अब हम फाइल स्ट्रीम भी इस्तेमाल करेंगे. ये जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है ये सिर्फ फाइल स्ट्रीम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है, राइट? सो हमने यहाँ पे इनपुट फाइल स्ट्रीम आई एफ स्ट्रीम जो है उसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया इन स्ट्रीम के नाम से, ऐसे ही है जैसे आप सी इन डिक्लेयर कर लेते हैं, और आउटपुट फाइल स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हमने आउट स्ट्रीम के नाम से, राइट? आप इसका नाम एफ इन एफ आउट रख लें, जैसे आप उसका नाम सी इन सी आउट रखते हैं जो कंसोल एंड कंसोल आउट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट वी हैव रिटन इट एज इन स्ट्रीम एंड आउट स्ट्रीम. सो ऑब्जेक्ट का नाम, आप वेरिएबल का नाम जो भी रखना चाहें, जो भी आपको कन्वीनियंट रखे आप रख सकते हैं. अच्छा, अब करते क्या है, यूजुअली जो सी इन है, सी इन के लिए आप कीबोर्ड को ओपन नहीं करते. सी इन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड टू द कीबोर्ड. Similarly, cout is by default connected to your screen. But these file streams will have to be explicitly affiliated or associated with the files that they are going to work with. जिन files में उनको read करना है या जिन files में उनको write करना है वो आपको specifically mention करनी पड़ेंगी. So आप यहाँ लिखते हैं input stream dot open. Open is a function, a method that you will use to open a particular file. अगर current directory में जहाँ आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है वहीं आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है तो आप डायरेक्टली फ़ाइल का नाम दे सकते हैं. सो यहाँ आप जैसे आपने लिखा इन फाइल डॉट दैट, तो मैं यहाँ आप यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं ऐड फाइल, और यस ऐड फाइल के ज़रिए आप यहाँ पे एक नई फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो हम यहाँ इन फाइल डॉट दैट क्रिएट कर लेते हैं. व्हाट आई डू इज़ कि मैं यहाँ पे 3 नंबर लिख लेता हूँ. मैं लिखता हूँ 3, 4 एंड 5, राइट? तो मैंने 3 नंबर लिखे हैं यहाँ पे. अच्छा, इन फाइल डॉट डैट को ओपन किया हमने. अगर समहाउ ये जो फाइल है ये ओपन ना हो पाए तो ये जो फेल फंक्शन है ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा. दैट मीन्स दैट द फाइल कुड नॉट बी ओपनड. तो उस सूरत में आप सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर देंगे इनपुट फाइल ओपनिंग फेल्ड, कि जो फाइल आप ओपन करना चाहते थे वो नहीं हो सकी, आप इससे एग्जिट कर जाएंगे. उसके बाद आप क्या करते हैं, आप आउटपुट फाइल को ओपन करते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पे एक फ़ाइल ये भी क्रिएट की हुई है, ये आउट फाइल डॉट डैट, ठीक है? और अगर ये भी ओपन नहीं हो पाई तो आउटपुट फाइल ओपनिंग फेल्ड, फेल फंक्शन जो है वो आपको बता देगा कि फ़ाइल ओपन नहीं हो सकी, एंड यू विल बी एग्जिटिंग इन दैट केस एज वेल. बट एनीवे बाय डिफ़ॉल्ट वी एक्सपेक्ट कि ये स्टेटमेंट भी सक्सेसफुल हो जाती है और ये स्टेटमेंट भी सक्सेसफुल हो जाती है. ये जो लाइंस आपने इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है ज़ाहिर है ये सिर्फ एरर चेकिंग के लिए, अगर फाइल ओपनिंग ना हो पाए तो. सो आपने इनपुट फाइल ओपन कर ली जिससे रीड करना है और आउटपुट फाइल ओपन कर ली जिसमें राइट करना है, ठीक है? फिर आपने 3 वेरिएबल लिए, इंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड.
आपने 3 इंटीजर वेरिएबल ले लिए, आप इनपुट स्ट्रीम के ज़रिए 3 वेरिएबल्स रीड कर लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप लिखते हैं सी इन, सॉरी इफ़ आई प्रेफर टू राइट इट लाइक दिस, आप ऐसे ही है कि जैसे आप ये लिख लें। अगर आपने 3 नंबर्स इनपुट करने हो तो आप क्या लिखेंगे, सी इन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब चूंकि आपने कीबोर्ड से नहीं रीड करना बल्कि फाइल से रीड करना है, तो ये आपकी इन स्ट्रीम जो है ये इन फाइल डॉट डैट से कनेक्टेड है। तो अब इन फाइल डॉट डैट में 3 नंबर्स होने चाहिए जो ये रीड कर पाए। तो इफ़ यू सी, तो हमने यहाँ पे 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, 3 4 5। स्पेस से आप जानते हैं जैसे सी इन में आप स्पेस से सेपरेट कर दें तो वो अलग अलग हो जाते हैं। आप अगर यहाँ मल्टीपल स्पेसेस दे दें, एंटर की भी प्रेस कर दें, दैट्स ओके। तो 3 पहले में, 4 दूसरे में और 5 तीसरे में चला जाएगा, राइट। सो आई रिमूव दिस स्टेटमेंट फ्रॉम हियर। सो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों नंबर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप आउट स्ट्रीम ओपन करते हैं। आउट स्ट्रीम जो है वो आपने आउट फाइल डॉट डैट से कनेक्ट की हुई है, और आप लिखते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 3 न्यू लाइन numbers in file dot dat न्यू लाइन इज़ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों का सम आप उसके अंदर प्लेस कर देते हैं एंड और उसके बाद आप दोनों फाइल स्ट्रीम्स को क्लोज भी कर देते हैं। सो एज अगेन सीन एंड सी आउट, आपको इनपुट फाइल स्ट्रीम और आउटपुट फाइल स्ट्रीम को एक्सप्लिसिटली फाइल्स के साथ एसोसिएट भी करना पड़ता है, हुक भी करना पड़ता है, और फिर आप उन स्ट्रीम्स को क्लोज भी करते हैं वंस यू आर डन यूजिंग दोज। हम इसको चला के देखते हैं। It is not printing anything on the console. Once it is done we will see. So it is done, we see कि out file के अंदर क्या है। So you see the sum of the first 3 numbers in infile.dat is 12. We see we had 3 4 5, so it is 12, right? And if I add even more numbers it won't really matter because इसने 3 ही number read करने हैं, right? So if we see it again, आउटपुट फाइल विल स्टिल बी शोइंग द सेम कंटेंट, राइट। हाँ, अगर हम ये करें कि थर्ड की बजाय थर्ड के साथ एक फोर्थ भी कर लें और यहाँ पे भी हम, तो एक और नंबर वहाँ पे रीड कर लिया जाएगा, और हम कहते हैं कि पहले 4 नंबरों की अब जो है वो आ रही है। सो वी सी इफ़ इट वर्क्स फाइन, इट शुड रीड 4 numbers and print out the sum in the file. So we see that the sum of the first 4 digits is 18. So it is 12 plus 6, 18, right? So आप बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सी इन को यूज़ करते हुए कीबोर्ड से इनपुट ले सकते थे, अब आप इनपुट फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए इनपुट ले सकते हैं फाइल से। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सी आउट के ज़रिए कंटेंट को स्क्रीन पर राइट कर सकते थे, बिल्कुल वैसे ही आप राइट कर सकते हैं एक फाइल के अंदर, राइट। देयर इज़ नो अदर डिफरेंस, राइट। सी इन और सी आउट का इस्तेमाल और फिर इनपुट फाइल स्ट्रीम और आउटपुट फाइल स्ट्रीम का इस्तेमाल मोर और लेस एक ही जैसा है। द डिफरेंस इज़ के जो इनपुट सी इन है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आपके कीबोर्ड से कनेक्टेड होता है, जबकि इनपुट फाइल स्ट्रीम को आपको ख़ुद से किसी फाइल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से सी आउट बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्क्रीन से कनेक्टेड होता है, लेकिन आपको आउटपुट फाइल स्ट्रीम को खुद से किसी फाइल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। बाकी रीड करना और राइट करने का तरीका बिल्कुल वही है जो आप सी इन और सी आउट के साथ इस्तेमाल करते आए हैं। और आखिर में इट इज़ बेटर कि आप इनको क्लोज भी कर दें। ये जो एरर चेकिंग है ये भी ज़ाहिर है ऑप्शनल है। अगर मैं मिसाल के तौर पे एरर चेक नहीं कर रहा है, एंड आई एम श्योर दैट माय फाइल इज़ देयर, यू कैन स्किप राइटिंग दिस कोड इवन, सो दिस बिकम्स इवन। एंड इफ़ यू डू अ बिट ऑफ डर्टी स्टफ, मोर डर्टी स्टफ, कहते नहीं जी मैंने बंद भी नहीं करनी फाइल्स, दैट्स नॉट व्हाट यू शुड डू, बट दैट्स व्हाट यू आर डूइंग फॉर द मोमेंट, जस्ट टू मेक दिस प्रोग्राम शॉर्ट। So we see if it works. Apparently it should. So it works fine anyway, even in this case, but don't do it. Never leave the files open, and a bit of error handling is always good to perform, right?
Okay ji, now we look at the last example for operator overloading, in which we will be overloading the insertion and extraction operators as well. So अभी जो मनी क्लास के अंदर हमने पहले ओवरलोडिंग की थी, इन एडिशन टू दैट हम थोड़ा सा अब ये करने जा रहे हैं कि हमारे पास प्लस ओवरलोडेड था, माइनस ओवरलोडेड था, माइनस यूनरी ऑपरेटर के तौर पे ओवरलोडेड था, इक्वल ओवरलोडेड था, बाकी वही मनी का कंस्ट्रक्टर आ गया एंड ऑल दैट। अब हम जो हमने इनपुट फंक्शन डिफ़ाइन किया था और आउटपुट फंक्शन डिफ़ाइन किया था, उनकी बजाय अगर आप देखें तो हमने जो फ्रंट फंक्शंस हैं दो मज़ीद यहाँ पर डिक्लेयर किए, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस वी आर बेसिकली ओवरलोडिंग दी streams, stream of insertion operator and extraction operator. So insertion operator और extraction operators को हम यहाँ पे overload कर रहे हैं. So here as you see कि हमने ये दोनों operators insertion operator और extraction operators को overload किया है. Previously क्या था, यहाँ पे हमारे पास input और output function थे. अब क्या है, हमारे पास insertion operator और extraction operators overloaded हैं. ठीक है, इन स्ट्रीम जो है वो बतौर रेफरेंस हम पास कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे. इन एडिशन टू दैट इफ़ यू सी तो हम अमाउंट जो है उसको पास कर रहे हैं, राइट. मनी टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उसको पास कर रहे हैं, और ये स्ट्रीम ही हमें रिटर्न कर रही है. फॉर सम इम्पॉर्टेंट रीजंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिटर्न द स्ट्रीम एज वेल. आई वॉन्ट रियली गो इनटू दैट डिस्कशन. लेकिन आप इनपुट और आउटपुट की बजाय इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर रहे हैं. यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे इनपुट और आउटपुट की थी. लाइक इनपुट वाला जो फंक्शन था आपका वो यही काम कर रहा था जो यहाँ पे आप कर रहे हैं, और जो आउटपुट वाला फंक्शन था वो यही काम कर रहा था जो आप यहाँ पे कर रहे हैं. देयर इज़ नथिंग डिफरेंट. So it's exactly the same. All that you have changed it that instead of using an explicit input or output function, you are using the insertion operator and extraction operator as per convention. क्योंकि आम तौर पे आप सी इन और सी आउट के साथ इन्हीं ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं. सो अब हमें इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि जो ये हमने ओवरलोड क्रिएट किया है, राइट, इस ओवरलोड का मतलब ये है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को के अंदर अगर इनपुट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से मैं अपनी आउट, ये देखिए मैंने आउट्स के नाम से स्ट्रीम को इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो मैं इस आउट स्ट्रीम को इस्तेमाल करते हुए अपने ऑब्जेक्ट के अंदर यूँ इनपुट कर लेता हूँ. ठीक है, प्रीवियसली क्या था कि आपको आउटपुट का जो फंक्शन था उसे कॉल करना पड़ता था, और आप इस ऑब्जेक्ट को जो है उसके अंदर जाके आप इसको इनपुट कर सकते थे. सो द राइटिंग स्टाइल जैसे हमने प्लस के अंदर, इक्वल के अंदर देखा, तो यहाँ पे इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड करके हम ये सलाहियत हासिल कर लेते हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स को भी इनपुट और आउटपुट इन्हीं ऑपरेटर्स के ज़रिए कर सकते हैं. नाउ बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स ऑब्जेक्ट्स को डील करने के लिए नहीं बने, लेकिन जब आप ओवरलोड कर लेते हैं तो आप उन्हें ये सलाहियत दे देते हैं कि वो आपके लिए ये काम कर सकें. So in addition to using other conventional binary and unary operators, we are using the insertion and extraction operator here as well. The implementation of both of these operators has already been seen. They are the same as the input and output methods that have been introduced in the money class already. वो कोई डिफरेंट काम नहीं कर रहे हैं, काम वो वही कर रहे हैं, सिर्फ ये कि हमें ये लिखने की सलाहियत हासिल हो गई कि बजाय इसके कि हम इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस के नाम लिख के उनको इस्तेमाल कर रहे हों, हम अपने इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स जिन्हें इस्तेमाल करने की हमें C++ में आदत है, हम उन्हीं को इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं. सो यहाँ अगर आप एग्जाम्पल को देखें मेन के अंदर, so there will be an error because the value written in the file will be different than expected. So हम इसके अंदर वैल्यू लिख लेते हैं बिल्कुल वैसी ही इनपुट की जैसे 14.35, लाइक मिसाल के तौर पर मैंने ये वैल्यू लिख दी, राइट. सो नाउ इट शुड वर्क. अब ये वैल्यू कीबोर्ड से रीड होने की बजाय फाइल से रीड हो रही है, और ये वैल्यू स्क्रीन पर राइट होने की बजाय फाइल में राइट हो रही है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज़, आपने मनी टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अमाउंट के नाम से,
आपने स्ट्रीम्स डिक्लेयर की, इनपुट फाइल स्ट्रीम एंड आउटपुट फाइल स्ट्रीम डिक्लेयर की। आपने इनपुट के लिए infile.dat को ओपन किया, चेक किया कि फ़ाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई या नहीं, और आउटपुट के लिए आपने outfile.dat को ओपन किया। ठीक है, उसके बाद आपने इन स्ट्रीम के ज़रिए इनपुट रीड की अमाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर। अब infile.dat में ये वैल्यू इस सूरत में लिखी हुई होनी चाहिए। अगर ये सूरत में नहीं है तो जैसे आपका इनपुट फंक्शन इनपुट का फॉर्मेट चेक कर रहा था, तो ये जो ओवरलोड है इंसर्शन ऑपरेटर का, ये भी यही काम करेगा, राइट। सिमिलरली जब आप इसको रीड कर लेंगे तो फिर आप आउटपुट स्ट्रीम के ज़रिए इसी को राइट कर देंगे, और राइट करते हुए आप क्या लिखेंगे, पहले अमाउंट लिखेंगे, कॉपीड फ्रॉम इनपुट फाइल इन .dat, राइट, और इसी को आप स्क्रीन पर भी प्रिंट कर देंगे, राइट, सी आउट अमाउंट कॉपीड फ्रॉम इनपुट फाइल .dat। सो यही चीज़ आपने स्क्रीन पे भी प्रिंट कर दी। यू सी कि आप इसको सी आउट के साथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और यानी ये फाइल स्ट्रीम है और ये कंसोल आउट है जो स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो आपका ये जो ऑपरेटर है वो स्ट्रीम्स को हैंडल करने के लिए जो ओवरलोड आपने किया हुआ है, राइट, दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द बोथ पर्पसेस। सो this data is copied from here to it. So you see that 14.35 copied from file input file infile.dat. So इस सूरत में आप in addition to the addition, subtraction and other operators, you have also been able to overload the insertion and extraction operators, and you have been able to use them instead of using those explicit input and output functions. They do implement exactly the same functionality that was implemented by the input and output functions. It's just that instead of using those functions, you have the convenience of writing these input and outputs using the conventional insertion and extraction operators. So this is where we conclude the discussion of operator overloading, and I hope we will be covering the other topics like inheritance in little depth and polymorphism very soon.